16 अक्टूबर 1964 के दिन दोपहर के 3 बजे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा पहला एटॉमिक टेस्ट किया जाता है, जिसके साथ ही यूके, यूएस, फ्रांस और सोवियत यूनियन के बाद चीन दुनिया का 5वां न्यूक्लियर स्टेट बन गया। लेकिन आखिर जिस चीन में भुखमरी से लोग मर रहे थे, उस चीन ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतने कम समय में बनाया कैसे? ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर चीन के अंदर शुरुआत से ही डर था, क्योंकि चाइनीज सिविल वॉर के दौरान भी माओ को लग रहा था कि कहीं अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश ना करें। इसके बाद 1949 आते आते लगभग पूरे चीन में माओ और सीसीपी का कब्जा हो चुका था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का डर बरकरार था। दिसंबर 1949 में माओ ने स्टालिन से बात की और चीन को ऑफिशियली सोवियत ब्लॉक में एंट्री देने की बात कही। इसके साथ साथ माओ ने ये अश्योरेंस भी मांगी कि वो उन्हें अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखेंगे। अभी तक सोवियत यूनियन ने सक्सेसफुली बॉम्ब टेस्ट नहीं किया था, लेकिन साथ ही वो चीन को इस तरह की कोई भी अश्योरेंस भी नहीं देना चाहता था। सीनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस के ओरिजिनल टेक्स्ट में सोवियट्स ने ये कहा था कि वो किसी भी इन्वेजन के दौरान असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जोहो एनलाई ने इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड करवाई, जिसमें कहा गया कि सोवियट्स हर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो उनके पास है। अब पहले तो सोवियट्स इसके लिए नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि कहीं भी न्यूक्लियर शब्द को मेंशन नहीं किया गया था। अब इसके बाद भैया 1950 के दशक में कोरियन वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड कर दिया और फिर साउथ कोरिया को बचाने के लिए अमेरिकन ट्रूप्स को वहां पर भेजा गया। चीन को यह डर था कि नॉर्थ कोरिया में अगर अमेरिका सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कम्युनिस्ट चाइना को भी इन्वेड कर सकते हैं और मुमकिन है कि इस सिचुएशन में वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल जरूर करें। याद रखिएगा कि अभी पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को बने सिर्फ 5 साल ही हुए थे, इसलिए कोई ऑफिशियल और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पॉलिसी इसके अगेंस्ट नहीं थी। बाद की असेसमेंट्स में चाइनीज लीडरशिप ने पाया कि अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके सोवियत के साथ एक वॉर को दावत नहीं देना चाहेगा, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल तो नहीं होगा। और अब उन्होंने नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए अपने रिसोर्सेज और ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन और चाइनीज के बीच में टेंशन्स बढ़ती जा रही थी और फिर 1954 में जनरल कर्टिस लेमे का वो बयान आया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोरिया में ऐसे कोई सूटेबल टारगेट्स नहीं थे जहां बॉम्ब ड्रॉप किया जा सके, लेकिन चीन, मंचूरिया और साउथ ईस्टर्न रशिया में ऐसे टारगेट्स हैं। अब इसके बाद 1954 और 1955 के बीच पहली ताइवान क्राइसिस के दौरान भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर को न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल करने की एडवाइस दी गई थी। आइजनहावर ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन दिसंबर 1954 में अमेरिका और ताइवान के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन कर ली गई, जिससे कि चीन द्वारा ताइवान का इन्वेजन लगभग नामुमकिन हो गया। माओ को लगने लगा कि अमेरिका और वेस्ट को चीन के मामलों में दखल देने का इकलौता रास्ता न्यूक्लियर वेपन्स ही है, जिसके लिए उन्होंने फिर सोवियट्स को अप्रोच किया। 1949 में सोवियत यूनियन के टेस्ट से कुछ समय पहले सीसीपी की एक डेलीगेशन वहां पहुंची थी, जिसे लियू शाओकी लीड कर रहे थे और उन्होंने स्टालिन से उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस देखने की इच्छा जाहिर की। स्टालिन ने उन्हें कोई खास डिटेल्स तो नहीं दी और सिर्फ एक न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्री दिखाकर वापस भेज दिया। अब इसके बाद भैया 1953 में स्टालिन की मौत के बाद निकिता क्रुश्चेव ने सत्ता संभाली और बाद में चाहे निकिता ही चीन और सोवियत यूनियन के बीच की दूरियों की वजह बनी, लेकिन अपने शुरुआती सालों में उन्होंने चीन की काफी मदद की। दरअसल निकिता क्रुश्चेव को अपना डोमेस्टिक सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए चीन का साथ चाहिए था, इसलिए अक्टूबर 1954 में वो चीन गए, जहां पर माओ ने उनसे एक बार फिर चीन को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में मदद करने के लिए कहा। शुरुआत में तो अब उन्होंने चीन को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए कहा, लेकिन चीन के इंसिस्ट करने पर उन्होंने पीसफुल एटॉमिक एनर्जी यूज के लिए हामी भर दी। अब अप्रैल 1955 में सीनो सोवियत एटॉमिक कोऑपरेशन ट्रीटी को साइन किया गया, जिसमें सोवियट्स ने चीन और कुछ दूसरी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को 6,500 से 10,000 किलोवाट का एक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर पावर प्लांट और 12.5 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का साइक्लोट्रॉन दिया। इसके बाद सोवियट्स ने सोवियत इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के हेड द्वारा लीड की जाने वाली एक टीम को चीन भी भेजा। उन्होंने 1400 साइंटिस्ट और जो एनलाई को एक लेक्चर दिया और साथ ही
कई साइंटिस्ट चीन के यूरेनियम सर्वर्स को भी ढूंढने में मदद करने लगे। प्लान सिंपल था, जितना यूरेनियम मिलेगा वो चीन की डेवलपमेंट में उसका होगा और जो सरप्लस यूरेनियम है उसे सोवियट्स को बेचा जाएगा। अब इसके बाद 1956 में क्रुश्चेव ने चाइनीज स्टूडेंट्स को सोवियत यूनियन में बुलाना भी शुरू कर दिया ताकि वो चीन के अंदर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज बनाने में मदद कर सके। चीन ने भी इस प्रोजेक्ट को काफी पैशनेटली फॉलो किया था। उन्होंने साइंस रिसर्च फंडिंग को $1.5 करोड़ से बढ़ाकर 1956 में $10 करोड़ कर दिया, जिसमें से चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज को एक बड़ा पोर्शन मिला। इसका इस्तेमाल शुरुआत में उन्होंने वेस्ट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर हर अवेलेबल बुक और रिसर्च पेपर मंगवाने में किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के लिए ऐसे चाइनीज साइंटिस्ट को भी ढूंढना शुरू कर दिया जिन्होंने वेस्ट में अपना टाइम बिताया था और वो इस टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी फेमिलियर हो। इनमें से एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर कायन योशिन, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट थे और अमेरिका की जेट प्रोपल्शन लैब के को-फाउंडर भी। लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया था कि वो एक कम्युनिस्ट हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में कम्युनिस्ट होने का मतलब लगभग एक क्रिमिनल होना ही होता था और इसकी वजह से अब डॉक्टर कायन को चीन ने अपने काम के लिए हायर कर लिया। डॉक्टर कायन के अलावा डॉक्टर कायन वीशेंग, डॉक्टर कायन सांग्यांग और डॉक्टर पेंग ह्वानबो इन टॉप साइंटिस्ट में से एक थे जिन्हें वेस्ट से बुलाया गया था। डॉक्टर पेंग की बात करें तो वो एक क्वांटम फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 10 साल में 2 डॉक्टरेट्स की थी और साथ ही वो नोबेल प्राइज विनर मैक्स बॉर्न के पहले चाइनीज स्टूडेंट भी थे। डॉक्टर क्यान सांग्यांग ने यूरेनियम की फिशनिंग की और गामा रेस को पेरिस के क्यूरी इंस्टीट्यूट में स्टडी किया था और चीन लौटने पर उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ऑफ द चाइनीज अकेडमी ऑफ स्पेस का डायरेक्टर बना दिया गया। अब 1957 तक सोवियट्स के ज्यादातर एक्सीलरेटिंग रिएक्टर डिजाइन ही ट्रांसफर किए थे जो कि चाइनीज ऑलरेडी बनाना जानते थे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। सोवियट्स ने शुरुआत में डिजाइन और प्रोडक्शन नॉलेज को शेयर करने में थोड़ी झिझक दिखाई थी, लेकिन फिर भैया 1957 में अपनी मिलिट्री और फादर ऑफ सोवियत एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले ईगर कुर्चतोव की एडवाइस के विरुद्ध जाते हुए उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए हामी भी भर दी। अक्टूबर 1957 में दोनों देश ने एग्रीमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेपन्स एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री इन चाइना इस नाम के एग्रीमेंट पर साइन किए और सोवियट्स ने इसमें से एक टीचिंग मॉडल एटॉमिक बॉम्ब डिजाइन्स और डॉक्यूमेंट समेत देने की बात कही थी। इसके अलावा केसिंग से लेकर यूरेनियम और प्लूटोनियम प्रोसेसिंग और टेस्टिंग गाइडलाइंस जैसी जरूरी जानकारियां भी चीन के साथ शेयर की जानी थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज एक बड़ी बहस ये है कि आखिर सोवियट्स का ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना सिग्निफिकेंट था। निकिता क्रुश्चेव का अपने मेमोइर्स में ये कहना है कि उन्होंने तो चीन की हर संभव मदद की और उनसे कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन इतिहासकार ये बात प्रूव कर चुके हैं कि सोवियत साइंटिस्ट को ये निर्देश थे कि वो अपने आप को लिमिट करके रखें। दूसरी तरफ चीनी सोवियट्स की अप्रोच और उनके डिजाइन्स दोनों से ही खुश नहीं थे। 15 जुलाई 1958 को सोवियत साइंटिस्ट ने एक लेक्चर दिया जिसमें बॉम्ब की थ्योरी, स्ट्रक्चर और असेंबली के बारे में बात हुई और सोवियट्स के मुताबिक उन्होंने इस लेक्चर में कई सीक्रेट्स रिवील किए थे। लेकिन इस लेक्चर में ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए और ना ही कोई नोट्स लेने की इजाजत दी गई। इसके अलावा ऑडियंस में बैठे हुए लोग भी चाइनीज साइंटिस्ट नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। जी हाँ, ना ही इस लेक्चर में किसी फॉर्मूला या पैरामीटर्स का जिक्र हुआ और आखिर में बस ये कह दिया गया कि बाकी डिटेल्स सैंपल टीचिंग बॉम्ब के साथ दी जाएंगी। इसके अलावा बाद में चीन ने यह तक क्लेम किया था कि इस लेक्चर में दिया गया डेटा भी गलत था, जिसने आगे जाकर चाइनीज साइंटिस्ट को ही मिसलीड किया। लेकिन कुछ फील्ड्स में कोलैबोरेशन जेन्युइन भी था, जैसे कि दोनों ने ही यूरेनियम माइनिंग में एक दूसरे का साथ दिया। सोवियट्स ने एरियल सर्वेस और लैब्स बनाकर शिनजियांग में यूरेनियम ढूंढने का काम किया। हालांकि चाइनीज वर्जन के मुताबिक सोवियट्स ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे क्योंकि उन्होंने सेडिमेंट्री सॉइल में यूरेनियम ढूंढने में मदद की थी, जबकि चीन का ज्यादातर यूरेनियम उन्हें ग्रेनाइट के अंदर मिलता है। इसके अलावा जो शायद सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर था वो था R-12 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसे डेवलप करने में सोवियत साइंटिस्ट को कई साल लगे थे, लेकिन चीन को ये फ्री में मिल गया। खैर, अगर अब बॉम्ब पर आए तो बॉम्ब बनाने के 2 तरीके थे। पहला था यूरेनियम 235 को इस्तेमाल करना, जिसे यूरेनियम 238 से अलग करना पड़ता था, और दूसरा तरीका था प्लूटोनियम का इस्तेमाल करना।
प्लूटोनियम बनाने के लिए पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की जरूरत थी जहां यूरेनियम 238 को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उसके वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर आपको प्लूटोनियम, यूरेनियम और दूसरी चीजों का मिक्स मिले। पहली तरह के बॉम्ब के लिए चीन ने गंसू प्रोविंस की लांझो सिटी में एक गैसेस डिफ्यूजन प्लांट बनाया था जो यूरेनियम 235 प्रोड्यूस करता था और प्लूटोनियम के लिए भी गंसू के ही ज्यूको प्रेफेक्चर में एक इंटीग्रेटेड प्लूटोनियम फ्यूल फैसिलिटी बनाई थी जिसमें सोवियत स्टाइल के रिएक्टर्स थे। लेकिन ये सारी कोऑर्डिनेशन आखिर में तब फीकी पड़ गई जब 60 के दशक के दौरान चीन और सोवियत यूनियन में आपस में झगड़े होने लगे और आज हम इसे सीनो सोवियत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। आपको पता ही होगा इसके कुछ ही साल बाद यानी 1972 में अमेरिका और चीन आपस में दोस्त बन गए थे और सोवियत यूनियन अलग थलग पड़ गया था। लेकिन इसकी शुरुआत 1956 में ही हो गई थी। देखिए 1956 में निकिता क्रुश्चेव ने एक सीक्रेट स्पीच देते हुए स्टालिन को क्रिटिक किया था और उसका इन्फ्लुएंस कम करने की बात की थी। ये स्पीच लीक हो गई थी जिसके बाद माओ ने निकिता क्रुश्चेव को एक गद्दार की तरह देखना शुरू कर दिया। इसके बाद 1957 में माओ ने मॉस्को कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर यह कहा था कि अगर कुछ बुरा होता है और न्यूक्लियर वॉर में आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाती है तब इसका मतलब यही होगा कि इंपीरियलिज्म का अंत हो जाएगा और बचे हुए जो लोग होंगे वो सभी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट हो जाएंगे। ये स्पीच बहुत अलार्मिंग इसलिए थी क्योंकि ये दर्शाती थी कि माओ को न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है और यही वजह थी जो टीचिंग बॉम्ब प्रोटोटाइप सोवियट्स उन्हें देने वाले थे उससे लेकर अब वो डिलेज करने लगे। ये डिलेज 1958 में भी चलते रहे और तब दूसरी ताइवान क्राइसिस की शुरुआत हुई जब माओ ने किनमेन और मत्सू आइलैंड्स पर आर्टिलरी शेलिंग करना शुरू कर दिया। क्रुश्चेव को समझ में आने लगा था कि माओ का साथ देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है क्योंकि माओ न सिर्फ इर्रेस्पॉन्सिबल है बल्कि उन्हें तो ये शक भी था कि माओ तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना चाहते हैं। जुलाई 1959 में क्रुश्चेव ने एक लेटर भेजकर चीन को इन्फॉर्म कर दिया था कि उनका मिलिट्री कॉपरेशन अब फाइनली खत्म होता है और अब वो उनकी और मदद नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर सोवियत मिलिट्री एडवाइजर्स उस महीने ही चीन से लौट आए लेकिन आखिरी सोवियत एडवाइजर वहां से जुलाई 1960 में गया और आखिरकार ये डील बीच में ही रुक गई। 40% इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल्स जो सोवियट्स ने प्रॉमिस किए थे वो कभी चीन पहुंचे ही नहीं। 30 सीनो सोवियत न्यूक्लियर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ मुट्ठी भर प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो पाए थे और इनमें से 9 को तो पूरी तरह बंद ही करना पड़ा। सोवियट्स के विड्रॉ को चीन ने एक धोखे की तरह लिया जिसके बाद उन्होंने इसी को अपनी मोटिवेशन बनाकर खुद अपने दम पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 596 नाम दिया ताकि उन्हें वो तारीख याद रहे जब सोवियट्स ने विड्रॉ किया था। इसके बाद चीन ने फैसला किया कि वो अभी प्लूटोनियम को नहीं हाथ लगाएंगे बल्कि एक यूरेनियम 235 बॉम्ब की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। जोहू एनलाई ने अपनी जनता से ये कहा कि 3 साल में वो ब्रेक थ्रू अचीव करने वाले हैं, 5 साल में वो टेक्निकल डिटेल्स को मास्टर कर लेंगे और 8 साल में उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जखीरा खड़ा होगा। सबसे पहला काम था दोस्तों यूरेनियम 235 बनाना, लेकिन 1960 में चीन में फूड शॉर्टेजेस होने लगी। लेकिन प्लांट लीडर वांग चेफू ने ये काम नहीं रुकने दिया और वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के राशन को कम कर दिया गया। लोगों को फूड शॉर्टेजेस में इंकरेज करने के लिए वांग खुद भी जंगलों में जाने लगे जहां से वो सभी के लिए फल और दूसरी चीजें पिक करके ला सके। ये मेहनत रंग लाई और 1961 के अंत तक वो प्लांट के अंदर पूरी मशीनरी इंस्टॉल करने में कामयाब हो गए थे और उन्हें सोवियत पार्ट्स के कुछ चीप सब्स्टिट्यूट्स भी मिल गए थे। 1963 में सक्सेसफुली यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाने लगे थे और जनवरी 1964 तक उनके पास 90% एनरिच्ड यूरेनियम आ गया था। अब अगर बॉम्ब के डिजाइन की बात करें तो उन्होंने उसी तरह का बॉम्ब बनाया था जो कि नागासाकी के ऊपर ड्रॉप किया गया। ये एक तरह का इंपल्शन बॉम्ब था जिसके बीच में यूरेनियम 235 की एक बॉल थी और चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स थे। जैसे ही बाहर के एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट होते हैं वो अंदर इतना प्रेशर पैदा करते हैं ये यूरेनियम 235 में एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है क्योंकि सोवियट्स और यूके के पास बॉम्ब के डिजाइन्स उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट से ही आए थे जहां पहला बॉम्ब बनाया गया था। इसलिए उनके लिए ये डिजाइन फिर भी आसान था, लेकिन चीन को जीरो से शुरू करना था। उनके साइंटिस्ट की टीम ने हैंड कैलकुलेटर्स की मदद से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को टेस्ट करना शुरू कर दिया
और 1962 आते आते उन्होंने इंपल्शन की थ्योरी को मास्टर कर लिया था। इसके एक साल बाद वो फाइनल डिजाइन के साथ तैयार भी थे। 1963 के अंत में गंसू प्रोविंस के स्यूबे के न्यूक्लियर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूरेनियम मटेरियल लाया जाने लगा और वहां पर एक मास्टर क्राफ्ट्समैन की टीम ने इसे एक बॉल की शेप में पैक किया। इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी थी और फाइनली अक्टूबर 1964 में चीन ने न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट कर दिया। इस टेस्ट की उम्मीद ना ही अमेरिकन ने की थी और ना ही सोवियट्स ने। मजेदार बात तो यहाँ पर यह है कि अमेरिकन ने 1964 में यह नोटिस भी किया था कि चीन एक बॉम्ब टेस्ट की तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्हें लगा था कि प्लूटोनियम फ्यूल के बिना शायद वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो बॉम्ब नागासाकी पर गिराया था उसमें यूरेनियम नहीं बल्कि प्लूटोनियम था। पर क्योंकि सोवियत के हाथ खींच लेने के बाद चीनी साइंटिस्ट कम रिसोर्सेज के साथ ही काम करने के लिए मजबूर थे, इसलिए उन्होंने यूरेनियम 235 को ही इसका फ्यूल बना दिया। लेकिन यही मजबूरी चीन के काम आ गई भैया, और उनके प्रोग्राम को अमेरिकन डिटेक्ट करने के बाद भी समझ नहीं पाए। इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफी लोगों की मेहनत शामिल थी। करीब 900 प्लस फैक्ट्रीज में लाखों वर्कर्स ने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने के लिए इसमें काम किया था। इसके अलावा 20 से ज्यादा प्रोविंसेस में फैली रिसर्च लैब्स और कॉलेजेस का भी इसमें योगदान था। इस 10 साल लंबे प्रोजेक्ट में चीन ने उस समय $4.1 बिलियन खर्च कर दिए थे, और वो भी तब जब उनके लोग खाने की कमी के कारण मर रहे थे। 1966 में एक रोमानियन एम्बेसडर को डेंग शाओपिंग ने यह तक कह दिया था कि अगर सोवियत सही टाइम पर धोखा ना देते तो हो सकता है कि चीन कभी भी ये बॉम्ब बना ही नहीं पाता। सोवियत और चीन के बीच की लड़ाई ने उनकी पॉपुलेशन को एक नया मकसद दिया, जिसका नतीजा ये था कि सिर्फ 4 साल बाद ही उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिखाया। पर क्या आप ये जानते हैं कि इस एक्सप्लोजन के वक्त भारत के होमी जे भाभा ने कहा था कि भारत भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से सिर्फ 18 महीने दूर है, लेकिन फिर भी हमें 10 साल लगे 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।